हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट एग्जाम जल्दी ही कंडक्ट होने वाला है। ऐसे में यूजीसी नेट पेपर वन से जुड़े क्वेश्चन पेपर जो आपके लेटेस्ट आए थे यानी 2025 जनवरी में, वो हम आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। दो तरीके के क्वेश्चन पेपर है इस शीट में। पहला है आपका 3 जनवरी का पेपर। यहाँ पर आपको एक तो 3 जनवरी का पेपर मिलने वाला है और दूसरा है आपका 6 जनवरी का। 3 जनवरी का जो क्वेश्चन पेपर है हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज आपको 6 जनवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर क्यों जरूरी है? एक तो आपके पीवाईक्यू रिवीजन हो रहे हैं, यहाँ से अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वहां से हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज, जो आपकी प्रैक्टिस है वो यहाँ पर अच्छी हो पाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चंस के साथ में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से लाइव आ जाइए और साथ ही एक बार कंफर्म कर दीजिए कि क्या आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। नागेश्वरी, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए, स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर आ रही है मेरी वॉइस? तो फिर स्टार्ट करें। आ रही है रोशन? वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस क्लास को। ठीक है, ऑल गुड। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 3 जनवरी के क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को दिखाए थे। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज ये पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन किसको प्रोवाइड की जाएगी? जो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। मैटर ये नहीं करता है कि आपके क्वेश्चन के आंसर सही है या गलत, आपको पार्टिसिपेट करना है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी देखने को मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ 3 जनवरी और 6 जनवरी। दो क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 जनवरी से। तो एक मिनट जरा मैं आपको 6 जनवरी के क्वेश्चन पे ले आती हूँ। डीआई के यहाँ पर मैंने आरसी का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था। जिनको कहना था कि मैम आरसी का क्वेश्चन कैसे होता है, तो वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था। आरसी के क्वेश्चन को सॉल्व करना 6 जनवरी 2025 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। टाइम स्टार्ट कर रहे हैं अब। आंसर करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1, वर्चुअल साइंस लैब अनुभव बनाने के लिए इनमें से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये सोचिए कि एग्जाम रहनुमा थोड़ा सा जो है इशू आ रहा था टेक्निकल। जिस टाइम पर मैं क्लास ले रही थी तो मुझे लगा कि ऐसे टाइम पर क्लास लेनी चाहिए जिस टाइम पर नेटवर्क का इशू ज्यादा ना हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ, बट चलिए कोशिश की जाएगी सारी चीजें टाइम से हो। जय हिंद स्टार। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने है। वर्चुअल साइंस लैब से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन। Which of the following tool can be used to create a virtual science lab? अगर हमें वर्चुअल साइंस लैब बनाना है, एक्सपीरियंस करना है, तो क्या जरूरत पड़ेगी? क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी, बी एंड डी की। बी यानी लेबस्टर, ऑप्शन नंबर डी फेट सिमुलेशन। अब इनका यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी पढ़ते जाइए। आभासी विज्ञान प्रयोगशाला जिसे हम वर्चुअल साइंस लैब एक्सपीरियंस कहते हैं, उसके लिए लेबस्टर और फेट सिमुलेशन का उपयोग किया जा सकता है। फेट सिमुलेशन विज्ञान और गणित अवधारणाओं के सीखने को बढ़ाने के लिए प्रभावी शिक्षण पर शोध आधारित प्रथाओं को शामिल करता है और इसी तरीके से लैब स्टर भी काम करता है। आपको मैंने कई बार कहा है कि आईसीटी से इस समय काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर वो चाहे आपके टीचिंग से रिलेटेड हो, फिर वो चाहे आपके रिसर्च से रिलेटेड हो, वहां से भी आईसीटी टूल पूछे जा रहे हैं। आईसीटी से तो आएंगे ही आएंगे, कम्युनिकेशन मॉडल से क्वेश्चन आ रहे हैं। हायर एजुकेशन में आईसीटी टूल का क्या बेनिफिट है, हायर एजुकेशन तक भी, मतलब सोचो इस समय आईसीटी पे जोर दिया जा रहा है, तो इनको पढ़ते जाइए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर करना शुरू करेंगे आज। जल्दी से आंसर करिए क्योंकि इसके बाद एक थ्योरी क्लास भी होगी और आपको उस थ्योरी क्लास में भी आना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपोजिट प्रपोजिशन? इनमें से कौन से विपरीत तर्क वाक्य हैं?
अपोजिट प्रोपोजिशन है। आप लोगों को मैंने क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन उस दिन बताया था, लेकिन आज और क्लियर कर देंगे। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? ये वर्ग, वर्ग यानी या स्क्वायर लिख लो या वर्ग लिख लो, ए ई आई और ओ, ठीक है। ए और आई का जो संबंध है ये है यूनिवर्सल पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल निगेटिव, सेम ऐसे ही पर्टिकुलर पॉजिटिव या अफर्मेटिव भी कह सकते हो, या पर्टिकुलर निगेटिव। जब आपसे पूछा जाए अपोजिट, विपरीत, तो विपरीत संबंध किसके किसके बीच होता है? यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल निगेटिव के बीच में। यानी जब भी विपरीत या अपोजिट पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए ए और ई। लेकिन ए और ई तो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है, कैसे पता चलेगा ए और ई के बारे में? तो ए क्वांटिफायर, क्वांटिफायर आपको पता होना चाहिए कि ए का क्वांटिफायर क्या है और ई का क्वांटिफायर क्या है। तो मैंने आपको बताया था जहां पर भी यूनिवर्सल पॉजिटिव आएगा वहां का जो क्वांटिफायर है क्या होगा? एवरी या ऑल, ये सब लिखा होगा। तो यहाँ कहाँ लिखा है ऑल? ऑल लिखा है ये, यानी ए हो गया ये। फिर यूनिवर्सल निगेटिव की मैंने बात की थी, तो वहां क्या होता है? नो। क्या होगा? नो। तो यहाँ पर आप देखिए, नो स्क्वायर इज अ सर्कल, नो पॉइंट इज अ, यहाँ पर स्वप्न दृष्टा नहीं होते हैं कोई भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड ई ओनली। ऑप्शन नंबर ए तो है ही है, ऑप्शन नंबर ई सभी कवि की बात की जा रही है। और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि हमने अपोजिट की बात की है। अब किसकी अपोजिट है? कि कवि की बात की गई है, स्वप्न दृष्टा कवि की बात की गई है यानी ड्रीमर। और सेम ऐसे ही कि कोई कवि स्वप्न दृष्टा नहीं होते। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी सही है, लेकिन डी का इश्यू क्या है कि वो कवि के अपोजिट नहीं है। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? पहले सेंटेंस में बात हो रही है पॉइंट की, दूसरे सेंटेंस में बात हो रही है स्क्वायर की। हमें पॉइंट के अपोजिट ढूंढना है, तो पॉइंट स्वप्न दृष्टा होते हैं और कोई कवि स्वप्न दृष्टा नहीं होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, ठीक है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करना शुरू करिए अब। लॉजिकल रीजनिंग समझ नहीं आती, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आज हम क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन थ्योरी क्लास में करवाएंगे। तैयार रहिएगा, 9 साढ़े 9 बजे क्लास होगी थ्योरी की। अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, उसके बाद हम आपको क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन की ऐसी ट्रिक बताएंगे कि दिमाग से जाएगा ही नहीं। युक्ति मैम आपकी क्लास से बहुत हेल्प मिलती है, वेरी गुड, ठीक है। रेनू आंसर करो। एंड्रॉइड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड जो बनाया गया मोबाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया है? सिंपल सा क्वेश्चन ये इन्होंने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गूगल। एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल के द्वारा विकसित किया जाता है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, इन चीज चारों के यानी आईबीएम या माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल या वर्चुअल असिस्टेंट पूछ लिए जाते हैं। इनके वर्चुअल असिस्टेंट पूछ लिए जाते हैं कि सिरी किसका वर्चुअल असिस्टेंट है, एलेक्सा किसका वर्चुअल असिस्टेंट है, हेलो गूगल किसका असिस्टेंट है। तो वर्चुअल असिस्टेंट भी इसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, मान लीजिए इन्होंने आपसे पूछ लिया कि गूगल का फुल फॉर्म क्या है, गूगल का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बताएंगे? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को ही मत पढ़िए, उस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं उनको भी लेकर चलना है हमको। क्या करना है? उनको भी हमें लेके चलना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, एग्जाम में रीजनिंग भी आएगी। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है आपके सामने, आंसर क्या होगा? इसी कोड में इन्होंने दिल्ली को लिखा है 56139110। उसी कोड में अगर हमें मुंबई को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कोई बात नहीं रेनू बेटा, ठीक है।
आंसर करते चलो, जिसके पास देखो, जो लाइव देख सकते हैं वो लाइव देखेंगे, जिनको लगता है रिकॉर्डेड हम देख पाएंगे, हमारे पास कुछ ना कुछ काम है उस टाइम पे, वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, आप सभी लोगों के सामने, आंसर करना शुरू करिए अभी। याद रखिए ये क्वेश्चन पेपर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं एज अ प्रैक्टिस सेट या एज अ यहाँ पर क्वेश्चन विद आंसर, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करते चलिए। गुड इवनिंग जूही, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पर DELHI, अब क्या होगा, D+1 5, यानी 1 होता जा रहा है, E+1 L-11 H, सॉरी -1 होगा, एक बार करके देखो, -1 होगा, ये 11 नहीं होगा, 1 होगा। H एक में प्लस होता जा रहा है, एक में माइनस होता जा रहा है, करके देखो जरा, किसमें माइनस किसमें प्लस, सेम ऐसे ही चीज चलेगी, तो क्या बनेगा, 1422 143210। A B C D D का बना 4, 4 में हमने एक को जोड़ा तो बना हमारा 5। E का कितना है, 5, 5 में हमने एक को जोड़ दिया तो क्या बना, 6 बना। सेम ऐसे ही L को ले लो, L में कितना जोड़ेंगे हम, L कितना बना, ट्राई करके देखो, ऐसे ही रीजनिंग का होगा, एक से ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, बता सकते हैं कि कौन सा यूनिट का क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की तुलना में रक्त में हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बनता है, SO2, CO, CO2 या O3। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट आंसर है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषकों में जो एयर पॉल्यूटेंट है जिससे कि वायु प्रदूषण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में रक्त में हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत संयंत्र, कौन कौन से प्रभाव है, विद्युत संयंत्र के कौन कौन से प्रभाव हैं, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। भूनिम्नीकरण, माइक्रोसिनिसिटी यानी सूक्ष्म भूकंपता, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, वाटर पॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे ही कोडिंग वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, कोडिंग वाले क्वेश्चन, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। जो विद्युत पावर प्लांट्स हैं उसके इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, पहला भूनिम्नीकरण होता है, ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म भूकंपता आता है, सी ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है, और डी जल प्रदूषण होता है। लेकिन वो फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग नहीं बनता है, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। विद्युत यांत्रिक उपकरणों का एक समूह जिसका उपयोग पानी की संभावित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर करना शुरू करिए।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है? वहां पर अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया इसके बारे में, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हाइड्रो पानी से संबंधित, इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल हो रहा है जहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक वही चीज हो गया जैसे पानी से जब हम बिजली बनाते हैं तो वही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हो लेवल कि यानी यहाँ पर आपका काम ऐसे नहीं चलने वाला कि दो ही ऑप्शन आएंगे। तीसरी पंचवर्षीय, देखो मैंने हमेशा इसीलिए कहा है आप लोगों को, मैंने कई बार आपसे कहा भी है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी होती है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम जो जो जितनी भी लाती है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये कैसे क्वेश्चन है? करंट अवेयरनेस कह सकते हो इनको, या फिर जीके भी कह सकते हो। ये चीजें इस समय आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछी जा रही है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी पहल की गई थी? क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, प्रोविजन फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, पत्राचार पाठ्यक्रमों का प्रावधान किया गया था। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज सहित अतिरिक्त कॉलेजों की स्थापना की गई थी। और डी, तकनीकी शिक्षा पर कार्य समूह की नियुक्ति की गई थी। कई बार इनका ऐसा पूछ लिया जाता है कि पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना और उनका ईयर पूछ लिया जाता है। तो ईयर याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 कृषि गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर था। 1962 में भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था की कमजोरी को उजागर किया था। इस योजना में पत्राचार पाठ्यक्रमों का प्रावधान, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज सहित अतिरिक्त कॉलेजों की स्थापना, तकनीकी शिक्षा पर कार्य समूह नियुक्ति जैसी पहल की गई थी। किसमें? तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 8, डेफिनेशन सेम ये चीज आपकी 3 जनवरी में भी आई है। स्टिपुलेटिव क्या है, लेक्सिकल क्या है, प्रिसाइजिंग क्या है और थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। याद कर लीजिएगा ये क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है मैचिंग में आ जाए, या हो सकता है इसी तरीके से सेम क्वेश्चन भी आ जाए, या फिर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि शर्तात्मक या शाब्दिक क्या होता है, या सटीक या सैद्धांतिक क्या होता है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन के तरीके भी आप याद कर सकते हो। तो स्टिपुलेटिव यानी शर्तात्मक क्या चीज होती है? स्टिपुलेटिव जो ना तो सटीक है और ना ही गलत है। शर्तात्मक स्टिपुलेटिव, इट इज नाइदर एक्यूरेट और नॉर इनएक्यूरेट। लेक्सिकल क्या चीज होती है? यानी कि शाब्दिक, शाब्दिक परिभाषा का अर्थ बताती है, शब्दों से युक्त है, परिभाषा बता रही है, परिभाषा का अर्थ बता रही है। सटीक प्रिसाइजिंग क्या चीज होती है? इसका उपयोग अस्पष्टता को खत्म करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी जितनी भी जो चीजें हैं कि जो लगती है कि नहीं समझ में आ रही, उसको दूर करती है, एक तरीके से सटीक चीजें बताती है। सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल क्या हो गया? वे सिद्धांत, थ्योरिटी सिद्धांत, देखो सिद्धांत कीवर्ड यहाँ पर भी है, कीवर्ड यहाँ पर भी है। कभी कभी क्वेश्चन के आंसर भी उसके कीवर्ड में होते हैं। वे सिद्धांत की व्यापक समझ को समाहित करते हैं। तो शर्तात्मक कैसी होती? ना सटीक होगी ना गलत होगी। शाब्दिक जहां हम परिभाषा का अर्थ जानते हैं, सटीक जहां पर हमें सटीक आंसर मिलता है, क्लैरिटी मिलती है, और वहीं थ्योरेटिकल जहां हम सिद्धांत को व्यापक तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, The committee for the establishment of a national open university was headed by, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए गठित समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जी पार्थ सारथी, जी राम रेड्डी, हरि गौतम, के एल श्रीमाली। क्वेश्चन के आंसर करते चलो भाई, कोई निगेटिव आंसर की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है।
क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके ऑप्शन देखोगे, गलत करोगे कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट समझ में आएगा कि हमें ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या देना है। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे, याद रखो एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और लिख के ले लो। जब आप कई ऐसे बच्चे होते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, वहां पर जाते ही 70% बच्चों का ये हाल होता है कि उनको पेपर ही समझ में नहीं आता है। पेपर समझ में नहीं आता है, चाहे पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, उनको लगता है कि यार कहाँ पे आके फंस गए, क्योंकि पेपर तो हमें आता ही नहीं है। क्वेश्चन ऐसे लगते हैं आउट ऑफ सिलेबस। 70% कैंडिडेट्स के साथ होता है। तो अगर आप एक्टिव रहोगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, इसलिए ऐसा ही पैटर्न बनेगा। लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर आपको लगेगा कि गलत है कि सही आंसर है, कंफ्यूज रहेंगे, तो होगा क्या, ये 70% में आप भी शामिल हो जाएंगे। क्यों ये 70% है? क्योंकि ये प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में जाएंगे सेम ऐसे ही 4 मेरे को ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से हम आंसर कर लेंगे, भाई मेरा तो हो जाएगा, निकल जाएगा पेपर 1। लेकिन इस समय जो पैटर्न है, आप डे बाय डे देखो, इसको टफ टू मॉडरेट के लेवल में आ रहा है। अभी तो मैंने इसकी डीआई नहीं दिखाई है, नहीं तो आप कहोगे मैम मेरे को पेपर ही नहीं देना, इतना टफ है। तो पार्टिसिपेट करो, एक्टिव रहो। क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर देखो, ऑप्शन नंबर ए जी पार्थ सारथी। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए गठित जो समिति थी, किसके लिए? नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। किसकी सिफारिश पे आई थी? जी पार्थ सारथी। क्वेश्चन नंबर 10 किसको किसको लग रहा है कि एग्जाम बहुत इजी आने वाला है? यदि एल एम आधार एम संख्या में एक संख्या एल को दर्शाता है, तो दशमलव संख्या प्रणाली में परिवर्तित होने पर संख्या ए डी के सही आरोही क्रम की पहचान कीजिए। पॉलिटिकल साइंस मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं डेली बेसिस पे, पता है, मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं आप लोग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। ये शॉर्ट वीडियो 1 लाइनर है। शॉर्ट वीडियो पता है कितने सेकंड के? ओनली 5 सेकंड के हैं। अगर आप लोग ध्यान से ये 1 लाइनर याद कर लो ना, तो यार सोचो आपका पेपर 1 में क्लैरिटी मिल जाएगी। साथ ही साथ शॉर्ट में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाल रही हूँ विद आंसर। कितने लोग देख रहे हैं? एक बार थम्स अप कर दो जरा। देखने के बाद एक बार लाइक जरूर करो उनको, जिससे पता चल जाए कि आपने देखा। दूसरी चीज है, अगर आपको लगता है कि हमारा पेपर 2 है मैम, उसके भी मुझे 1 लाइनर चाहिए, पेपर 2 जो भी आपका हो, अगर आप चाहते हो कि उसके भी 1 लाइनर चाहिए, तो मुझे कमेंट करना है आपने, ठीक है? मैं उसके भी शॉर्ट बना के डाल दूंगी, आप लोग पढ़ लेना, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कैसे होगा? जैसे कि मैंने आपको कहा, सबसे पहले स्टार्टिंग का ये जो है आपका, ये संख्या किस में है? आपकी ऑक्टल में है। ऑक्टल से आपको डेसिमल में करना है। मैंने ऑक्टल निकालने के लिए आपको टेबल बताया था, ऑक्टल के लिए टेबल बताया था। सेम चीज है, अगर आप सिंपल से अगर ये भी कर रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 25.5 है ना ये, इसका 8 से निकाल लो एलसीएम, ठीक है? 0.5 को रहने दो, 0.5 को बाद में करना, 25 से ही देख लेना। सेम ऐसे ही बाइनरी है, तो बाइनरी 0.11 बाद में देखना, इसका डेसिमल निकाल लेना। डेसिमल आपको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया ही था, 1 2 4 8 16 डबल करते जाना। सेम ऐसे ही जब 4 की बात आती है तो 131.2 है ना, तो इसका भी स्टार्टिंग के इसमें 4 से कर लो। जो रिमाइंडर आए उसको आप काउंट करोगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो जो नंबर जो है आपके आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे और कौन से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। एलसीएम निकालना सिंपल तरीका है जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा बी, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस के मैं डाल दूंगी 1 लाइनर, बस आप लोगों ने पढ़ना जरूर है उनको। एलसीएम लेंगे, अगर ऑक्टल है तो 8 से एलसीएम लेना, हेक्साडेसिमल है मान लीजिए 16.6 है, तो हमने क्या करना है, 16 से लेना है। 16 से इसका एलसीएम लेकर देख लो,
और जितना रिमाइंडर आएगा वो देख लेना कितना रिमाइंडर आ रहा है, सेम चीजें काउंट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल निकालना है, निकालना बताया था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11, situated cognition is वन लाइनर क्वेश्चन। यूजीसी नेट में तो कहीं नहीं मिलते भाई, हमारे चैनल पे मिल जाएंगे आपको। तो आपने पढ़ते जाना है। अब ऐसे क्वेश्चन को कुछ लोग पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि वो पूरा पढ़ते ही नहीं है। इन्होंने क्या कहा है? सिचुएटेड कॉग्निशन इज, सिचुएटेड किसी चीज में स्थित, संज्ञान क्या है? वे विचार जो सामाजिक भौतिक संदर्भों में स्थित है, न किसी व्यक्ति के दिमाग में दुनिया के बारे में छात्र का सामान्य ज्ञान स्थित है, कांस्टेंट है। यह विश्वास कि कोई व्यक्ति किसी स्थिति पर नियंत्रण कर सकता है और सकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकता है, या फिर किसी घटना की एक योजना। ऑप्शन नंबर ए, वह विचार जो सामाजिक और भौतिक संदर्भों में स्थित है, कांस्टेंट है। जहां पर भी इस तरीके की चीज आएगी भाई, आंसर आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। स्थित अनुभूति किसी विचार, सोच, सामाजिक भौतिक संदर्भ में स्थित होती है, किसी व्यक्ति के मन में नहीं, क्योंकि यह स्थिर और नियत होती है। सिचुएटेड कॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 12, मैथ का क्वेश्चन। मैथ्स भी आती है यूजीसी नेट में, 10 यूनिट्स है जिसमें से एक यूनिट है आपकी मैथ्स। इन्होंने कहा है 7x इक्वल टू 17 है, फिर क्या है 17.5, फिर इन्होंने किया 22.5, तो इन्होंने कहा x की वैल्यू बताइए। ये निकाला हुआ है, जिस तरीके से इसकी वैल्यू निकली है सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी वैल्यू निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करने की कोशिश करिए। अब मैम नहीं आता क्वेश्चन का आंसर तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुक्का लगा दो, वहां पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को आपको ब्लैंक छोड़ के नहीं आना, नो निगेटिव मार्किंग। कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई चीज नहीं आ रही है कोई टेंशन नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स की वैल्यू, सही आंसर 7x तो है ही है, ये यहाँ पर ऑलरेडी दिया ही है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से भी कि पॉइंट को हटा दिया हमने, डायरेक्टली 175 और 225 लिख लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आपस में इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। भाई पॉइंट हटा दिया हमने, 175 225 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी 7 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? 225 में, और x का मल्टीप्लाई होगा 175। अब x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो 175 हो जाएगा। जब ऐसे निकल के आ जाए तो हम क्या करेंगे? 7 इंटू 225 ऊपर लिखेंगे, 175 नीचे। अब डायरेक्ट इसको हमने अगर काट सकते हो 5 से काट दो, 5 से काटते जाओ, लास्ट में क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर ए 9। जितना हो सके, जब ऐसे क्वेश्चन है जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सको उतना ज्यादा आसान होता है। अगर आपको लगता है हम 2 से काट सकते हैं 2 से काट दो, अगर आपको लग रहा है 5 से कट जाएगी संख्या 5 से काट दो। जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करते जाओ, तो इजी हो जाएगा आंसर निकालना। अभी अपने को समझ में आ गया, जब भी ऐसी कोई वैल्यू दी गई है, मान लीजिए 7 दिया गया है, x दिया गया है, सामने हमारे मान लीजिए 17 दिया होता या 25 दिया होता, मान लीजिए पॉइंट्स नहीं दिए होते तो भी हम क्या करते? 7 अपॉन x लिखते, सेम ऐसे ही 17 लिखते, नीचे किसको लिखते? 25 को लिखते। जब भी ऐसी चीज आ जाए आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होएगा, 7 इंटू 25 को लिखो ऊपर, नीचे क्या करेंगे? सीधा सीधा 17 लिख देंगे। अब हम इसको काट के देखेंगे, अगर हमें काटना नहीं आ रहा, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम क्या करेंगे? 7 इंटू 25 कर देंगे। यहाँ पर 7 इंटू 25 का टोटल करना है, नीचे लिखना है 17, 17 से डायरेक्टली यहाँ पर डिवाइड कर दो। ठीक है, ज्यादा नहीं, हमें जितनी जल्दी शॉर्टकट से निकलना है आंसर,
उनको ये मतलब नहीं है आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, उनको क्या चाहिए, सिर्फ आंसर। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने ना बैठो, जैसे आंसर निकले उसको निकालो। क्वेश्चन नंबर 13, मास कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, कहाँ के लिए, इनमें से कौन सी कंप्यूटर मध्यस्थ जनसंचार की विशेषता है। अब देखो यहाँ पर भी इन्होंने किसको ले आए, कंप्यूटर को ले आए। Which of the following are the characteristics of a computer mediated mass communication? पॉइंट हटा सकते हैं बेटा, वहां पे देखो अब इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि पॉइंट हटा दो, अगर हम यहाँ पर पॉइंट रखते हैं, सेम चीज है, 17.5 है, 22.5 है, अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 0 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 0 0 बढ़ जाएगा, तो या तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 175 और 225 लिख सकते हैं, हम पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, दैट्स इट, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं होगा इसमें, इसीलिए हमने उसको डायरेक्टली हटा दिया। समझ गए, अगर मान लीजिए पॉइंट हटाना होता, एक पॉइंट यहाँ से हटाते, 0 यहाँ लग जाता, इसलिए हमने उसको पहले हटा दिया, क्योंकि दोनों में ही 0 0 लगा देंगे, संख्या बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 0 भी हमने काट दिया, ये 0 भी काट दिया, तो बचा तो फिर भी 175 225। ओके, 13 का सही आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर सी डी ई। इनमें से कौन सा कंप्यूटर मेडिएटेड यानी कंप्यूटर मध्यस्थ जनसंचार की विशेषता है, तो इंटरएक्टिविटी होना, विगैसीकरण होना, डीगैसिफिकेशन, अतुल्यकालिकता यानी असिंक्रोनाइज। बेसिफिकेशन नहीं, एक तरफा संचार नहीं, कंप्यूटर पे अगर हम काम करें एक तरफा नहीं होगा, तो अंतरक्रियाशीलता, विखंडन, अतुल्यकालिकता कंप्यूटर मध्यस्थ जनसंचार की विशेषता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ये वाले क्वेश्चन मैं इनको स्टार दूंगी, इस समय सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किसके बारे में, कि फार रोड ट्रांसफर क्या चीज है, हाई रोड ट्रांसफर क्या चीज है, नियर रोड ट्रांसफर क्या है, और लॉन्ग रोड ट्रांसफर क्या है। इसको भी मैं वन लाइनर में आपको करवा दूंगी, तो आई थिंक वो चीज आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। अभी इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, जिसको भी समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट, वीडियो को लाइक शेयर करते जाएंगे। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अधिगम का अंतरण जो चेतन और प्रत्यनुपूर्ण है, अनकॉन्शियस होगा, क्या लिखा है, चेतन है, अगर अचेतन होगा, दो चीजें याद रखना, एक होगा चेतन और एक होगा अचेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। यहां पर सही आंसर बी, जहां पर भी कॉन्शियस आ जाए वहां हाई रोड, जहां अनकॉन्शियस आ जाए वहां पर समझ जाना नियर रोड अंतरण होगा। ये इसके की पॉइंट है, इसमें चेतन माइंड होता है और इसमें अचेतन माइंड होता है। दोबारा क्वेश्चन आ जाए, आप कीवर्ड देखना, अनकॉन्शियस जिसमें लिखा हो तुरंत नियर रोड कर देना, अगर लिखा हो कॉन्शियस तो हाई रोड कर देना। देखो आपको जो भी सब्जेक्ट का वन लाइनर चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, आप बता देंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं आपको शॉर्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी और कोशिश ये रहेगी कि वो मैं आपके ग्रुप में भी शेयर भी कर दूंगी, तो पढ़ते जाना। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति को अधिगम का अंतरण जो चेतना और प्रत्यन्यपूर्ण है, हाई रोड ट्रांसफर कहते हैं। हाई रोड का मतलब सीखे गए ज्ञान और कौशल को किसी और संदर्भ में लागू करना। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर करिए, ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है एग्जाम में। इनमें से किसमें सबसे अधिक गंदलापन होता है, हाईएस्ट टर्बिडिटी होती है किसमें,
गंदलापन, जैसे कीचड़ जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गंदा है, कीचड़ इचड़ है उसमें, ज्यादा गंदलापन है। पीने का पानी, मडी वाटर, क्लियर लेक वाटर, ओशियन वाटर। सामने ही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का, मडी वाटर, मैला पानी। कीचड़, कीचड़ का पानी कैसा होता है? मटमैला होता है ना। कैसा होता है कीचड़ का पानी? मटमैला होता है। उसमें अगर आप देखोगे तो वो कैसा, ऐसा लगेगा गंदा पानी है। तो मटमैलापन जो है उसमें अधिक गंदलापन होता है। मटमैला जल शब्द अनुपचारित घरेलू अपशिष्ट जल को संदर्भित होता है जो शौचालय के अपशिष्ट से दूषित नहीं है। इसमें बाथ टब, शावर, हैंड बेसिन, लॉन्ड्री टब, फर्श का अपशिष्ट आदि शामिल होता है। किसमें? आपके मटमैला जल में। क्वेश्चन नंबर 16, बता सकते हैं कौन सा यूनिट का क्वेश्चन है ये? जिसकी भी बेहतर तैयारी है वो तुरंत बता देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ अ कोऑपरेटिव लर्निंग? कब का पेपर है जो हम आपको करवा रहे हैं? 6 जनवरी 2025, शिफ्ट 1, पेपर 1। सहकारी यानी जहां पर हम मिलजुल कर काम करते हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी है? टीचिंग का है, तो टीचिंग में युक्ति क्या होगा? ऐसी कौन सी यहाँ पर ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो कोऑपरेटिव लर्निंग में आती हैं? देखते हैं सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, बी, डी, ई ओनली। ए रैली कोच, बी टॉकिंग चिप्स, सी शेड्यूल, शेड्यूल को एलिमिनेट कर दीजिए, डी राउंड टेबल, थिंक पेयर शेयर। रैली कोच बात कर रहे हैं चिप्स यानी टॉकिंग चिप्स, गोलमेज सोचो साझा करो यानी थिंक पेयर शेयर रणनीति सहकारी शिक्षण से संबंधित है। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? सीखने की वो प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी आपस में मिलजुल कर सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आईसीटी से ये क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर करना शुरू करिए। इनमें से कौन सा एक स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सेवाओं में सुरक्षा खामियों का फायदा उठाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है? कंप्यूटर वॉर्म, कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब। स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सेवाओं में सुरक्षा खामियों का फायदा उठा करके पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। सही आंसर है कंप्यूटर वॉर्म, कीड़ा। वॉर्म क्या होता है? कीड़ा ही तो होता है भाई। वो एक ऐसी चीज है जो व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सेवाओं में अगर उसको जरा सी भी सेंध मिल गई तो फायदा उठाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। ये सारी चीजें क्या? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अगर आपसे पूछा जाए मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या एक ये जो वायरस है, क्या ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है? क्या है ये? तो मैलिशियस का मतलब ही है दुर्भावनापूर्ण, यानी जिसका हम बुरा करना चाहते हैं उसके लिए बनाया गया। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर का ही एक टाइप है ये वायरस। ये सारी चीजें, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर बॉम्ब भी आता है, वायरस भी आता है, ट्रोजन हॉर्स भी आता है और लॉजिक बॉम्ब भी आता है। ठीक है, तो याद रखना मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो स्पेशली किसी दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम बनाया गया है किसी का सिस्टम खराब करने के लिए या वायरस फैलाने के लिए, और वायरस मैलिशियस सॉफ्टवेयर का ही एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी क्वेश्चन इस तरीके का कंटिन्यू आ रहा है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन में प्रतिभागियों के व्यवहार की सूक्ष्मता यानी बारीकी से और अनजाने में प्रभावित करने की प्रवृत्ति स्वतंत्र चर के वास्तविक प्रभाव को अस्पष्ट कर देती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह। शोधकर्ता द्वारा अध्ययन में प्रतिभागियों के व्यवहार को सूक्ष्मता से अनजाने में प्रभावित करने की प्रवृत्ति, हम उसको प्रभावित कर रहे हैं। स्वतंत्र चर का जब वास्तविक प्रभाव स्पष्ट कर देती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल बायस। ठीक है, अगला क्वेश्चन रोहित आंसर करना भाई, क्वेश्चन नंबर 19। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो कहीं नहीं है वो आपके सामने है, जनवरी 2025, यूजीसी नेट पेपर 1। साउंड विद फ्रीक्वेंसी बिलो एंड अबव ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज आर नोन एज। श्रव्य आवृत्ति सीमा से नीचे और ऊपर आवृत्तियों वाली ध्वनि को किस नाम से जाना जाता है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। फीबल साउंड, इंफ्रासाउंड, पैरासाउंड या अल्ट्रासाउंड? सही आंसर है सी, श्रव्य आवृत्ति सीमा से नीचे और ऊपर आवृत्तियों वाली ध्वनि को इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड कहते हैं। सी, डी एंड बी ओनली, इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अच्छा, अभी तक आपने क्वेश्चन देखे कितने? 19 क्वेश्चन देख लिया आपने, ठीक है। अब इन 19 क्वेश्चन में आप बता सकते हो कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने किसी पर्टिकुलर बुक में देखा हो, कहीं पर भी ये क्वेश्चन आपने देखे हैं पहले, ये जो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ये जो लेटेस्ट पैटर्न वाली बात हम कर रहे हैं, ये आपके सिलेबस में कहीं लिखा है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे? पहले पूछा जाता था कि जो आपका डीबी से रिलेटेड डेसिबल कितने से कितना होना चाहिए, एयर पॉल्यूटेंट पूछते थे, बाकी सब चीजें पूछते थे, बट इस तरीके का जहां पर आपका इंफ्रासाउंड, पैरासाउंड, अल्ट्रासाउंड, फीबल साउंड पहले नहीं आया। पढ़िए ऐसे क्वेश्चन को, जितना हो सके पढ़िए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर करना शुरू करिए अब। पाठक जी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। आ गया है क्वेश्चन किसका? रीजनिंग का। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? डायरेक्शन पता होना चाहिए, ये याद रखिएगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन्होंने कहा एक आदमी दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर वो उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर चला, फिर जो है 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वहां से बाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से 12 किलोमीटर दक्षिण आया, दक्षिण से फिर उत्तर की ओर भैया 7 किलोमीटर चला,
7 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। आदमी अपनी शुरुआती बिंदु के संदर्भ में कितनी दूरी और किस दिशा में है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जा रहा है, फिर 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा है। जरा सा पढ़िएगा इसको। चलिए, 12 किलोमीटर चला, फिर उत्तर की ओर चला 7 किलोमीटर, यानी पहले आगे गया, फिर वापस गया, फिर बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। तो इस हिसाब से क्या हुआ, 5 किलोमीटर दक्षिण, 5 किलोमीटर पश्चिम। तो यानी 5 अंडर रूट में 2 किलोमीटर, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन वाले, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन 21, क्या हुआ, प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्या? एक बार रिफ्रेश कर लो जरा। ये लाइव क्लास आपको मिलेगी डेली बेसिस पे, ठीक है, 5 साढ़े 5 बजे, क्योंकि दोपहर में इतनी गर्मी होती है कि चाह करके भी अगर मैं सिस्टम को ऑन करती हूँ तो वहां पर सिस्टम इतना हीट करने लग जाता है कि क्लास, लाइव क्लास लेना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो मैं इवनिंग में ही या मॉर्निंग में या इवनिंग में ही करूंगी, और टेलीग्राम पर ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब तक इतनी ज्यादा हीट है, गर्मी की वजह से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, सिंपल सा ये तरीका भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 90 यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, फॉर्मूला हमने ये लगाना है। क्या करेंगे, लिखेंगे 90 लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, 3 3 जा 9, तो 90 में माइनस कर देंगे 9 को, कितना बचा, 90 में 9 को घटाया, कितना बचा, 81 बचा। अब 81 का हमने अंडर रूट निकालेंगे तो कितना बना, 9। तो पहले का, ए का सही आंसर सबसे पहले 3, यानी ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। सेम ऐसे ही दूसरे में करके देखते हैं, नहीं देखते हैं सही है कि नहीं भाई। 116 लिख लो, माइनस करो, 4 लिखा है तो 4 का स्क्वायर कर लो। अब हमने क्या किया, 116 लिखा, माइनस 4 चौको 16 कर दिया। अब 116 में 16 को हमने माइनस कर दिया, कितना बचा, 100 बचा। ठीक है, 100 बचा, 100 का अंडर रूट निकालेंगे, कितना होगा, करके देखो जरा, देखते हैं इसका सही आंसर। वैसे देखो, पहले का 9 सही निकाला था, दूसरे का 10, फिर 11 और फिर 12। समझ में आया कि नहीं आया, 146 है, तो 146 को भाई यहाँ लिख दो, माइनस कर दो, ऐसे अंडर रूट निकालना है। क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, ये जो 5 है ना, इसका पहले स्क्वायर निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 हुआ। 146 माइनस 25 कितना हुआ, जल्दी से एक बार कंफर्म करो जरा। 146 माइनस 25 हुआ 121। अब 121 का अंडर रूट निकालेंगे तो बना 11, यानी हमारा 146 का जो सही आंसर है 11, हम सही जा रहे हैं। आया समझ में कि नहीं आया, तरीका समझ में आ गया कि नहीं आया? अंडर रूट निकालेंगे, सिंपल सा काम करना है। किसको किसको तरीका समझ में आया ये वाला? अब मान लीजिए लास्ट का दिया हुआ है 180, हम क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, फिर से ऐसे ही बनाएंगे। हम क्या करेंगे, 180
अब अंडर रूट ये लास्ट में निकालना है, पहले कुछ नहीं करना, पहले आपस में माइनस करना है। -6 लिखा है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 है 36 और यहाँ क्या लिखेंगे 180। 180 में 36 को माइनस करेंगे, 180 माइनस 36 कितना हुआ 144। अब इसी 144 का जब हम निकालेंगे अंडर रूट तो क्या निकलेगा 12 निकलेगा। 12 इंटू 12 करके देखो तो भी 144 है, यानी हमारा ये आंसर सही है, यानी 12। इजी तरीका इस्तेमाल करो भाई, इजी तरीका जो मैं बता रही हूँ। आ गया मैम समझ? अभी अपने पास दोबारा क्वेश्चन आएगा, अपन डरेंगे तो नहीं ना। इतना इजी तरीका, मैंने कुछ लंबा प्रोसेस बताया ही नहीं है, मैंने कुछ लंबा प्रोसेस बताया ही नहीं है, जिससे जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकलेगा वही अपन काम करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो भाई, फिर इसी बात पे आ गया समझ को। और जिसको नहीं समझ में आया वो भी बता दो जरा एक बार। अगर इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो सिंपल सा फिर से एक बार बता दूं आप लोगों को, जब भी अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए आपने क्या करना है, आपने देखना है 90 लिखा है, देखो फॉर्मूला भी लिखा हुआ 1/9 और x का स्क्वायर, स्क्वायर लिखा है ना, स्क्वायर लिखा हुआ है और पॉपुलेशन मीन लिखा हुआ है। हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे सामने पॉपुलेशन मीन है, उसके बाद हमने यहाँ से निकाल लेना है, क्या करना है 90 लिखा है तो 90 को लिख लो भाई, 90 को माइनस कर दो, किससे स्क्वायर निकाल लो, किसका 3 का, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 कितना होता है बेटा 9। यहाँ हमने 9 90 ही लिखा था, -9 करेंगे कितना हुआ 81। अब बस 81 का स्क्वायर निकाल दो, अंडर रूट निकाल दो, तो 81 का अंडर रूट निकालोगे कितना होगा 9, क्यों 9 इंटू 9 करोगे तो क्या होगा 81 ही तो होगा, यानी हमारे पहले क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर 9। आ गया समझ में? कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, फटाफट 2 ऑप्शन निकाल देना, तीसरा तो ऐसे निकल आएगा आपका। ठीक है भाई, चले आगे। 22, जो चीज देखने में टफ होती जरूरी नहीं है वो टफ ही होगी। आंसर करिए। ब्रह्मगुप्त जो स्कॉलर हैं और उनकी स्पेशलाइजेशन यानी किस चीज के स्पेशलिस्ट है वो, ब्रह्मगुप्त, कौटिल्य, पतंजलि, चरक। पतंजलि किसके है, पतंजलि निकाल लो, कौटिल्य निकाल लो, चरक निकाल लो, योग चिकित्सक, यही पता लग जाएगा तो आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सही आंसर देखिए। ब्रह्मगुप्त क्या थे, गणितज्ञ थे, कौटिल्य राजनीतिक रणनीतिज्ञ थे, पतंजलि योग और चरक चिकित्सक। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही श्वेता सुल्ताना, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 23, ये भी मैंने आपको शॉर्ट में वीडियो बनाया था, एक बार बस उठा के देख लिया करो शॉर्ट वीडियो जो आ जाए। 21, 22, 26, 35, 51 के बाद क्या आएगा ये पूछा इन्होंने। 21 के बाद 22 आया है, यानी इन दोनों में एक बढ़ा है आगे। 22 से 26 पे गया है, यानी इन दोनों के बीच में 4 का गैप है। 26 से 35 गया, कितने का गैप है दोनों के बीच में, 9 का गैप है। और 35 के बाद 51 हुआ, कितने का गैप है, कितने का गैप है, 16 का गैप है, यानी यहाँ पर 1 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हुआ, 3 तिहाई 9 तो होता है ना, फिर यहाँ पर 4 का 4 चौको 16, तो यहाँ अगली संख्या क्या होगी 5 होगी, 5 यानी 25, यानी हमने कुछ नहीं करना भाई, 51 ऑलरेडी हमारे पास है, 51 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 76। सही आंसर क्या निकलेगा 76, सही है कि गलत?
दोनों के बीच का पैटर्न देखना है, दोनों के बीच का गैप देखना है कि हमारा आंसर कैसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, सही आंसर डी 76। अगला क्वेश्चन 24, आइडेंटिफाई द वेरिएबल एसोसिएटेड विद द इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। यानी एग्जाम्पल पूछे गए हैं, सिंपल सी बात है इस क्वेश्चन में। अब ये एग्जाम्पल आपको हो सकता है इस बार भी यहाँ से आए, क्योंकि इस समय आ रहे हैं आपका डेटा मेजरमेंट, NOIR, एन नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो। तो इन सब के क्या पूछते हैं, ये एग्जाम्पल पूछ रहे हैं इस समय सबसे ज्यादा, इसलिए मैं इसको स्टार दे रही हूँ, ये आपको याद रखना है। जे भी हमारी क्लास रात को देखो एक होएगी आपकी 5 साढ़े 5 बजे के करीब, ठीक है, और दूसरी क्लास जो कंटिन्यू थ्योरी क्लास है वो 9 बजे आप चेक कर सकते हो, या 9:30 बजे, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। 24, सही आंसर है ए एंड बी। अंतराल, अंतराल में क्या आएगा, टाइम ऑफ द डे 24 आवर फॉर्मेट, 24 घंटे के प्रारूप में दिन का समय, और बी डेट ऑफ बर्थ, अंतराल कितना बीच का डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन 25, आंसर करते चलेंगे। मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग, आर्टिकुलेशन और एक्सप्लोरेशन क्या चीज होती है, इसकी मैचिंग पूछी है। जिसको प्रॉपर ना दिख रहा हो वो स्क्रीन को जूम भी कर सकता है, जूम करके पढ़ लो सारा। वीडियो में एक ऑप्शन है जूम करने वाला, आप वीडियो को जूम करके सारे ऑप्शन देख सकते हो। जूम करके देखो, वीडियो पे क्लिक करो और जूम करके सारे के सारे ऑप्शन देख सकते हो आप। 25 का आपने कहा जूही बी आंसर, सही आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। मॉडलिंग क्या चीज होती है, मॉडलिंग किसी विशेषज्ञ के प्रदर्शन का अवलोकन करना, परफॉर्मेंस चेक करना। स्कैफोल्डिंग क्या चीज होती है, शिक्षार्थी को सहायता शुरू करने और धीरे धीरे समाप्त करने में सहायता करना। आर्टिकुलेशन क्या चीज होती है, आर्टिकुलेशन प्रक्रिया और विषय वस्तु के बारे में अपनी समझ को शब्दों में बताना, गिवन वर्ड्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस एंड कंटेंट। और लास्ट वन इज एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण, या जिसको हम खोजी भी कहते हैं। तो नई खोज, नई जानकारी की खोज करना, अन्वेषण में ही खोज है, तो नई जानकारी की खोज करना, उसे प्रामाणिक ज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए सत्यापन करना। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर करना शुरू करिए अब। According to Nyayakas, when we perceive a character, we perceive the general character as its defining characteristics due to which of the following। न्यायिकों के अनुसार जब हम एक पात्र को प्रत्यक्ष देखते हैं तो हम निम्न में से किसके कारण सामान्य पात्रता को उसके परिभाषक गुण के रूप में देखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक। अभी एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरा ये इस समय मोटिव यही है कि सारा का सारा आपको PYQ जो आपके लेटेस्ट हैं प्लस थ्योरी क्लास कंप्लीट कराएं। तो ये आपकी 1 घंटे की क्लास भी हो सकती है और 1 घंटे से ज्यादा की क्लास भी हो सकती है, ठीक है। ये एक ही अगर आप देख रहे हो 26 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं 1 घंटे में। अभी हमने पूरा पेपर कंप्लीट करना है, यानी 6 जनवरी का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने कंप्लीट करना है DI को छोड़ के। तो आप सोच सकते हो कि एक पूरा पेपर, आप एक पूरी शिफ्ट आप कंप्लीट कर रहे हो। 26 का सही आंसर सामान्य लक्षण।
नायकों के अनुसार जब हम एक पात्र को प्रत्यक्ष देखते हैं तो हम सामान्य लक्षण के कारण सामान्य पात्रता को उसके परिभाषक गुण के रूप में देखते हैं, तो जनरल कैरेक्टर। 27 एपीए शैली, तो भाई साहब इनकी इस समय फेवरेट है। इस समय एपी आई है तो हो सकता है इस बार ये एमएलए दे दें, है ना, या शिकागो से भी पूछ सकते हैं। एपीए जनरल एक संदर्भ की एपीए शैली में उनकी उपस्थिति के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी जब हम एपीए फॉर्मेट लिखते हैं तो उसका जो सीक्वेंस है वो पूछा है इन्होंने। बिल्कुल ये फर्स्ट पेपर है ये। फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 का सही आंसर, सबसे पहले लेखक के प्रथमाक्षर, लेखक के सी आंसर सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेखक इनिशियल ऑफ ऑथर लिखेंगे, टाइटल ऑफ आर्टिकल लिखेंगे, इटैलिक में जनरल का नाम लिखेंगे और लास्ट में डीओआई लिखेंगे। सही आंसर सी। डीओआई का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज डीओआई। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर। आंसर करना शुरू करिए अब। स्टेप ऑन स्केल प्लीज रिप्रेजेंट विच फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज। कृपया स्केल पर कदम रखें। लिखा है कृपया स्केल पर कदम रखें भाषा के किस कार्य को दर्शाता है। हमने कहा आपसे स्टेप ऑन स्केल प्लीज, तो ये इंफॉर्मेटिव है, एक्सप्रेसिव है, डायरेक्टिव है या परफॉर्मेटिव है। आपको किससे आंसर निकालना है, इससे आंसर निकालना है कि ये जो शब्द अगर आपको कहे गए तो इसका क्या मतलब है, किस तरीके की भाषा आपके साथ यूज की जा रही है। सही आंसर है सी, निर्देशात्मक। आपको निर्देश दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। निर्देश व्यक्ति सामूहिक दोनों रूप में हो सकता है, जिसके द्वारा किसी कार्य विशेष को करने के लिए बोला जाता है। उन्होंने कहा स्टेप ऑन स्केल प्लीज, आप स्केल पर आइए, तो क्या होगा, आपको निर्देश दिया जा रहा है। आओ हो भाई साहब, ये देखिए जरा, मल्टीमीडिया, मीडिया से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 29, आंसर करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित संगठनों के काल क्रमानुसार पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। एसोसिएटेड प्रेस, एसी नीलसन, एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, अल जजीरा, संघीय संचार आयोग। देखिए सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। एसोसिएटेड प्रेस, इसका जो ईयर है 1846, एसी नीलसन 1923, अकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स और विज्ञान 1927, संघीय संचार आयोग 1934, अल जजीरा 1996। अब ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है आपकी किसी भी बुक में। अल्टीमेटली क्या है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया है ना तो आपको अपने अभी तक की मीडिया, इंडिया में जो मीडिया रिवैल्यूएशन हुए हैं उसको सर्च कर करके पढ़ना है आपने, ईयर वाइज। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन सोचिए अभी से नहीं है, कब से पूछे जा रहे हैं। और ये पर्टिकुलर कहीं पर भी ये लोग किसी बुक में भी नहीं छाप रहे हैं कि ये जो पैटर्न है इस तरीके का भी हम डाल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, छूट जाने का डर किसका हिस्सा है।
टाइम स्टार्ट्स नाउ। मास कम्युनिकेशन कंसंट्रेशन, इंटरनेट एडिक्शन, मीडिया कंट्रोल, मीडिया फ्रेगमेंटेशन। छूट जाने का डर, यानी हमें कोई लत लगी हुई है और उसी का ही हमें डर है कि कहीं वो छूट ना जाए। तो क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर होगा इंटरनेट की लत। छूट जाने का डर इंटरनेट की लत का हिस्सा है। छूट जाने का डर में इस बात की चिंता और बेचैनी है कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा फायदेमंद अनुभव कैसे कर रहे हैं। छूट जाने का डर, इंटरनेट कि हम उसके आदी हो चुके हैं, मोबाइल फोन के आदी हो चुके हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्वेश्चन नंबर 31, भाई साहब मैचिंग देखिए आप, मैचिंग देखिए जरा अब ये क्वेश्चन की और सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। मीडिया इंट्रूजन, मीडिया की घुसपैठ, सोशल कैपिटल सामाजिक पूंजी, मीडिया लिटरेसी और प्रैग्मेटिज्म जिसे हम कहते हैं व्यवहारवाद। सोनम ने कहा है बी, देखते हैं सही है या नहीं। जल्दी से सब लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का जो मैचिंग है। आप लोग स्क्रीन को जूम आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको बड़ा बड़ा, हमें जूम करने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। 31 का सही आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है भाई, यानी ऑप्शन नंबर ए, मीडिया इंस्टीट्यूशन यानी मीडिया की घुसपैठ, मीडिया द्वारा राजनीति का विध्वंस, सबवर्जन ऑफ पॉलिटिक्स बाय मीडिया, सामाजिक पूंजी यानी कि सोशल कैपिटल, सामाजिक समूह की सदस्यता भागीदारी के कारण संभावित नेताओं का प्रभाव, मीडिया साक्षरता यानी मीडिया संदेशों का विश्लेषण करने की क्षमता, और व्यवहारवाद, व्यवहारवाद यानी कि ज्ञान के व्यवहारिक, देखो व्यवहार यहाँ पर भी है, व्यवहार यहाँ पर भी है। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ एक किसी कीवर्ड को भी पकड़ लोगे ना कि डी का ऑप्शन 1 है, तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये जो मैचिंग है सबसे अच्छी चीज है इसको पकड़ने के लिए। इनमें सिर्फ आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमें उसका कीवर्ड पकड़ लेना। अगर आपने कीवर्ड पकड़ लिया भाई साहब, आपको कोई हिला नहीं सकता, दो भी आंसर आपको अगर आ गए, बाकी तो आप आराम से कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन 32। ओ भाई साहब, जो दिख रहा है डेंजरस है, वो डेंजरस है नहीं है, अभी मैं आपको बता भी दूंगी कि कैसे करना है इसको। टेलीग्राम की लिंक मैं शेयर कर दे रही हूँ, नो वरी। देखो जब भी ऐसी संख्या हो 0.05 इंटू 0.05 माइनस 0.05 इंटू 0.04, सेम डिजिट लग रही है ऊपर नीचे वाली, 0.04 इंटू 0.04, क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दो बस। 0.05 को 0.04 से, बस काम खत्म। जब भी ऐसी संख्या आपको लगे मिक्सअप हो रही है, कुछ नहीं करना है, इनको अलग काट दो, इनको अलग काट दो, सेम सेम संख्या को, बचा 0.5 प्लस 0.04, 0.5.0.04, इसकी वैल्यू नल है। अब हम ऊपर जाएंगे, 0.5 प्लस 0.04, बस इतना आपने करना है कि 0.05 और 0.04 को जोड़ दो भाई, आंसर आ जाएगा 90.0। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.09। जो दिख रहा है बहुत भयंकर, वो भयंकर है नहीं। अभी कितने लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, अगर दोबारा आ गया मान लो एग्जाम में, तो डरोगे तो नहीं ना इस चीज से। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको करनी है, इसके आगे कुछ नहीं करना।
कितने लोग कर लेंगे ये क्वेश्चन? जो दिख रहा है इतना डेंजरस, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर के उठाओ, जहां पर भी प्लस का साइन है ये प्लस वाला आपको उठाना है, केवल प्लस वाला जो जोड़ने वाला है। थम्स अप करो जो लोग कर लेंगे, दोबारा आ गया तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनम, कर लोगे? नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे? ये जो संख्या है देख रहे हो, सेम संख्या ऊपर लिखी, इन दोनों को एक साथ काट दो। 0.04 इंटू 0.04, 0.04, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों आपस में काट दो। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो मल्टीप्लाई और ऊपर देख रहे हो प्लस, तो याद रखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ ऊपर का इस प्लस को जोड़ दो, आंसर निकल आएगा 0.09, इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलो 33 क्वेश्चन नंबर। कुछ करना ही नहीं था यार, बस एक बार जोड़ दो, काम खत्म करो। जरूरी नहीं है कि हमें लंबा ही क्वेश्चन करना है, कभी कभी अपने को जुगाड़ लेवल भी आना चाहिए। वुड डिस्पैच को प्रायः भारत में अंग्रेजी शिक्षा के किस रूप में वर्णित किया जाता है? वुड डिस्पैच को और क्या नाम से जाना जाता है भाई, ये पूछा सिंपल सा इन्होंने। बिल ऑफ राइट, पीपल चार्टर, प्रेमेबल या मैग्ना कार्टा? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 सही आंसर है मैग्ना कार्टा। सुप्रसिद्ध वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया जाता है। ये चार्ल्स वुड के निर्देशन में 1854 में पारित किया गया था। इसने भारत में उच्च शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा और अंग्रेजी भाषा में स्थानीय भाषाओं के उपयोग का जो मार्ग है उसको प्रशस्त किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 34 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 34, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। द स्पीड ऑफ सीपीयू मेजर्ड इन, सिंपल सा पूछा गया है कि यहाँ पर अगर हमें सीपीयू की स्पीड को मेजर करना है तो क्या करेंगे? अगर हमें डेटा की भंडारण क्षमता को मापना है, स्टोरेज को मापना है, तो हम क्या करेंगे? नेटवर्क बैंडविड्थ को अगर हमें मापना है तो कैसे मापेंगे? साथ ही कंप्यूटर मॉनिटर का आकार कोने से विपरीत किस कोने तक तिरछे मापा जाता है? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर 34 ऑप्शन नंबर डी। सीपीयू की गति मापने के लिए हर्ट्ज का यूज किया जाता है। डेटा स्टोरेज कैपेसिटी अगर हमें मेजर करनी है तो हम किस में करेंगे? बाइट्स में करेंगे, कितनी बाइट्स है। नेटवर्क बैंडविड्थ को मापा जाता है प्रति सेकंड बिट यानी बीपीएस में। और वहीं कंप्यूटर मॉनिटर का आकार कोने से कोने इंचेस में तिरछे की ओर तिरछे मापा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 35, आंसर करना शुरू करिए। आई एम गुड छोटी, आंसर करो बेटा। यहाँ पे 6 जनवरी का क्वेश्चन पेपर 35 क्वेश्चन नंबर आपके सामने। इनमें से कौन से कथन या स्टेटमेंट ए से डी उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के संदर्भ में है? लॉन्ग क्वेश्चन है तो उतना ही हमें पढ़ना भी पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पूछा है कि कौन सी चीज सही है यहाँ पे। ए बी सी डी।
35 का सही आंसर सी यानी ए सही है। कंप्यूटर पर चलने के लिए इन्हें मशीन कोड में अनुवादित करने की आवश्यकता होती है। और डी, दीज आर पोर्टेबल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के संदर्भ में जो चीज सही है वो है कि इन्हें चलाने के लिए मशीन कोड में अनुवादित करने की आवश्यकता होती है और ये एक पोर्टेबल भाषा होती है। सी और डी सेम है। दीज आर पोर्टेबल, हाँ सी और डी दोनों ही सेम है। ठीक है, तो आप लोगों को आपको बस ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, सी या डी में से आप एक चूज कर सकते हो, क्योंकि ए के साथ सी और डी में नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए और डी ही दिख रहा है यहाँ पे। 36 क्वेश्चन नंबर, ज्ञान ज्ञान उन तथ्यों को एकत्रित करके प्राप्त किया जाता है जो कानूनों के लिए आधार प्रदान करते हैं। ये किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? Knowledge is arrived at through the gathering of facts that provide the basis for laws. This refers on the to the principle of। क्वेश्चन नंबर 36 सही आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर डी इंडक्टिविज्म। ज्ञान लक्ष्यों के संग्रह के माध्यम से प्राप्त होता है, कानूनों के लिए आदान प्रदान करता है। यह सिद्धांत आगमनवाद को संदर्भित करता है, यानी इंडक्टिविज्म। सिद्धांतों को तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। 37 क्वेश्चन नंबर, आंसर करना शुरू करिए अब। भारत में निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना का सही कालक्रम बताइए। जो पहले आए हैं उनको पहले लगाना है, बाद के लोगों को बाद में लगाना है। जिनकी स्थापना पहले हुई है उनको पहले लगाना है। जल्दी करिए भाई, जल्दी जल्दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था एनटीए की तरफ से। इस क्वेश्चन को क्या किया? ड्रॉप किया गया। क्यों? क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो ये है कि सबसे पहले क्या आएगा? खालसा कॉलेज आएगा। खालसा कॉलेज कब आया? 1872 में। खालसा कॉलेज डी, डी ऑप्शन। खालसा के बाद इन्होंने बोला मिलिंद कॉलेज, और यहाँ पे क्या आ रहा है? सिद्धार्थ कॉलेज बॉम्बे। इसलिए यहाँ ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। सही आंसर है खालसा 1872 में, मिलिंद कॉलेज 1950, सिद्धार्थ कॉलेज 1956। फिर आगे आपका पीडब्ल्यूएस आर्ट एंड कॉमर्स 1968, भीमराव अंबेडकर कॉलेज आर्ट साइंस एंड कॉमर्स 1972। क्वेश्चन नंबर 38, एनवायरमेंट का एक क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर करना शुरू करिए अब। वाटर क्वालिटी पैरामीटर, जल गुणवत्ता के प्राचल बीओडी, डीओ, सीओडी या पीएच? क्वेश्चन नंबर 38 सही आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर बी बीओडी, सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन। डीओ, जल में ऑक्सीजन की मात्रा। सीओडी, जल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। पीएच, जल को अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति। यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब याद रखिएगा, कभी कभी इनके फुल फॉर्म आते हैं, व्हाट इज डीओ, व्हाट इज बीओडी, सीओडी या पीएच। अगला क्वेश्चन 39, क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन से ही है ये क्वेश्चन। डीपली क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, और क्वेश्चन ये है कि दो नकारात्मक आधार्य वाक्य से एक नकारात्मक निष्कर्ष निकाला जाता है। आधार्य वाक्य में वितरित कोई भी पद निष्कर्ष में अवश्य ही वितरित होना चाहिए। मध्य पद दोनों आधार वाक्यों में अवश्य वितरित होना चाहिए, और सैलोगियस में यानी न्याय वाक्य युक्ति में केवल 3 पद होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39, ऐसे ही डीप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दीपिका ने कहा है बी आंसर। 39 का देखते हैं, सही आंसर है डी। 3 पद होने चाहिए। कौन कौन से 3 पद? 3 टर्म्स। अब 3 टर्म्स कौन से हैं? एक हो गया मेजर, एक हो गया मिडिल और एक हो गया माइनर। मुख्य पद, मध्य पद और लघु पद। ये पहली प्रेमाइस मुख्य पद, मिडिल हो गया मध्य पद और माइनर यानी लघु। ये तो कितने होते हैं? 3 टर्म्स होते हैं। प्रपोजिशंस कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कौन सी? PHUUN। ये कितनी होती हैं? 5। तो प्रपोजिशन अगर पूछी जाए, ये आपसे एग्जाम में हमेशा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि टर्म्स कितने होते हैं, और दूसरी चीज पूछी जाती है कि प्रपोजिशन कितनी होती है। तो टर्म्स जो मेजर, मिडल, माइनर हो गए और प्रपोजिशन हो गई 5। कौन कौन सी प्रपोजिशन है? पी फॉर करीना, पी फॉर क्या होता है बेटा? प्रतीक। पी फॉर क्या होता है? पी फॉर प्रतिज्ञा, एच फॉर हेतु, यू फॉर उदाहरण, उ फॉर उपनय और एन फॉर निगमन। तो प्रपोजिशन अगर आपसे पूछी जाए तो प्रपोजिशन होती है 5, टर्म्स होते हैं 3। भूलिएगा नहीं, एग्जाम में आ जाए। कभी कभी जो क्या करते हैं, लिख देते हैं टर्म्स 5 होते हैं और प्रपोजिशन 3 होती है, कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखना टर्म्स 3 ही होते हैं और प्रपोजिशन 5 ही होती है। क्वेश्चन नंबर 40, जब पुराने मीडिया को नया कार्य मिल जाता है तो उनके पुराने कार्यों को नई प्रौद्योगिकियों द्वारा लाया जाता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रतिष्ठा, हेतु, उदाहरण, उपन्यास, निगमन। वेरी गुड करीना। सोनम, वेरी गुड जॉब। एक चीज ध्यान रखना कि जब हम किसी चीज को नॉर्मल, अभी जैसे अभी अपन की लाइफ है, क्या है ना, अपन स्टूडेंट या लर्नर की भूमिका में जब होते हैं ना, तो हो सकता है हम लोग कुछ चीजें छोड़ दें, कुछ पढ़ाई छोड़ दें। अरे मुश्किल लग रही है यार, छोड़ दो। लेकिन एज अ टीचर, जब हम एक टीचर बनते हैं तो हम किसी भी चीज को हम छोड़ नहीं सकते। ये हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट को सारी चीजें कवर कराए। तो आप यूजीसी नेट की तैयारी करें भाई। यूजीसी नेट करके आप क्या हो जाते हैं, फिर आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जितना ज्यादा हो सके एक्सप्लोर करें चीजों को। एक्सप्लोर मतलब समझ रहे हैं? जो पढ़ाया जाए वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो नहीं पढ़ाया जाए, जो ऑप्शन में है, उनको भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्यात्मक विस्थापन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इन्होंने कहा पुराने कार्य की जगह नया कार्य मिल गया, हमने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया उसको। तो फंक्शनल डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में ही आंसर है। जब पुराने मीडिया को नए कार्य मिलते हैं, उनके पहले के कार्यों को नई प्रौद्योगिकियों द्वारा लिया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्यात्मक विस्थापन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर, ओ हो, ये क्या चीज है? 40 क्वेश्चन हुए हैं, बट 40 क्वेश्चन के बाद आरसी तो अपन को सॉल्व करेंगे ही 41। कार्डियक मायोपैथी एक चिकित्सीय स्थिति है जो निम्न से संबंधित है। कार्डियक मायोपैथी इज अ मेडिकल कंडीशन। किससे रिलेट करती है? हार्ट, आईज, मसल ऑफ द लंग, लेग्स या बॉडी मूवमेंट। तो मायो यहाँ पर देखो जरा, किधर लिखा हुआ है? पेशेंट ऑफ अ कार्डियक मायोपैथी और enlargement of the heart। कार्डियक मायोपैथी या हृदय परिवर्तन के रोगियों के लिए एक नई आशा बना हुआ है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? किससे संबंधित है? कार्डियो, हाँ, हृदय से संबंधित है। 42 क्वेश्चन नंबर, कार्डियक मायोपैथी से ग्रस्त रोगियों में क्या चीज होती है? हृदय की बढ़ी हुई धड़कनें, हृदय के धड़कन का धीमा होना, हृदय तक रक्त के प्रवाह में वृद्धि या हृदय तक रक्त का समान प्रवाह। कैसे होते, क्या चीज होती है इनमें रोगियों में?
क्वेश्चन यहाँ पर ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, इसको पढ़ के आंसर करो जरा इस क्वेश्चन का। इसमें क्या चीज होती है? सेकेंड लाइन सोनम ध्यान से देखना, ध्यान से बताना जरा। भारत में उपलब्ध ये तकनीकी ऑपरेशन के 2 सप्ताह बाद रोगियों का लगभग सामान्य निष्क्रिय जीवन व्यतीत करने के लिए घर जाने देती है। कार्डियक मायोपैथिक दशाएं कई प्रकार के कारणवाचक कारक होते हैं। 20 चिन्हित विषाणुओं में अच्छा ये कारण हो सकते हैं। दुर्लभ मामलों में शिशु के जन्म के बाद और यहाँ तक कि परिवारों के चलते रहने के लिए भी। लास्ट लाइन में देखिए, इस दशा का लक्षण क्या है? हृदय के कक्ष के आकार का बढ़ना और पंपिंग की दक्षता में कमी आना। सबसे लास्ट में है इसके बारे में कि रोगियों में क्या चीज होती है? इंक्रीज साइज ऑफ हार्ट चैम्बर और डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ अ पंपिंग। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 42 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट, हृदय की बढ़ी हुई धड़कन, slowing of the heart rate, increased blood flow to the heart, impaired normal blood flow to the heart। यहीं से ही निकलेगा इसका आंसर, है ना? तो इसको देख लेना एक बारी, आप लोग दोबारा भी चाहो तो चेक कर लेना। 43, कार्डियक मायोपैथी एक दशा है जिसका लक्षण है हृदय का सिकुड़ना, फेफड़ों के आकार का छोटा होना, फेफड़ों तक सीमित वायु प्रवाह या हार्ट इनलार्जमेंट। हमने यहाँ क्या पढ़ा था? हार्ट इनलार्जमेंट की बात की थी, इंक्रीज साइज ऑफ द हार्ट चैम्बर्स। ठीक है, फिर है लास्ट में 44 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही है? कार्डियक मायोपैथी सर्जरी के बारे में, ये नई शल्य प्रक्रिया भारत में उपलब्ध है। भारत में इसका सफल प्रयास किया गया था। पहले रोगियों को सर्जरी के बाद 4 सप्ताह तक अस्पताल में रहना पड़ता था। पहले ये सर्जरी भारत के कुछ ही शहरों में उपलब्ध थी। इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि भाई यहाँ इंडिया के लिए, तो ये भारत में उपलब्ध तकनीकी ऑपरेशन के 2 सप्ताह तक रोगियों का लगभग सामान्य निष्क्रिय जीवन व्यतीत करने के लिए घर जाने देती है। यहाँ 2 सप्ताह 4 सप्ताह लिखा है। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए भैया, क्योंकि यहाँ पे इस समय ये जो है इन्होंने लिखा है कि रेडिकल न्यू सर्जरी प्रोसीजर। क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? फ्रेश होप फॉर पेशेंट ऑफ कार्डियक मायोपैथी और enlargement of the heart। Now in this technique, now India allow patient to go home 2 weeks after the operation to lead a near normal sedentary life। बट यहाँ पे क्या किया इन्होंने? 4 सप्ताह की लिखा है, बल्कि 2 सप्ताह होना चाहिए। लेकिन अगर 2 सप्ताह लिखा होता तो सही होता, बट इसके लिए यहाँ पर हम लोग ये ऑप्शन दे सकते हैं कि ये नई सर्जरी प्रोसीजर अवेलेबल है कहाँ पे? अपने इंडिया में। तो यहाँ पर 44 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं 6 जनवरी के। अब यहाँ पर 2 तरीके के क्वेश्चन पेपर, 6 जनवरी और 3 जनवरी, दोनों ही पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब ये आपको कैसे मिलेगा? आपको हमारी वेबसाइट पर ये क्वेश्चन पेपर का ये जो पीडीएफ है अवेलेबल हो जाएगा। तो करना क्या है? हमारी वेबसाइट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। टेलीग्राम पर भी जैसे ही मैं इसको अपडेट करूंगी, टेलीग्राम पर मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो आपने क्या करना है? टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, जहां पर हम अपनी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। जाने से पहले फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। कल लेकर आएंगे न्यू क्वेश्चन पेपर। तब तक की पढ़ते रहिए ध्यान से और चीजों को समझते रहिए।